नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सीटेट के एग्ज़ाम में अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है और आपके एग्ज़ाम 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में विद इन 15 डेज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर में छपने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कुडुक। कुडुक इज द स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द पीपल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या झारखंड। 4 विकल्प हैं दोस्तों, और इसका अगर कुडुक देखा जाए तो ये कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है, तो इसका सही जवाब है झारखंड। झारखंड के लोग दोस्तों एक्चुअली क्या करते हैं, कुडुक भाषा में बातचीत करते हैं। झारखंड में हिंदी सभी नागरिकों द्वारा बोली जाने वाली आधिकारिक भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, जबकि कई जिलों की अपनी बोली हैं। नागपुरी, गोरखा हो गया, कुरमाली हो गए, मगधी हो गई और भोजपुरी हो गई, ये सब भी बोली जाती हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो कुडुक भाषा में तोरंग का अर्थ वन होता है और कुडुक भाषा का नाम भी है। तो इतनी एक्सप्लेनेशन मेरे हिसाब से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और कुडुक एक द्रविड़ शब्द है जो भारत के झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में लगभग 2 मिलियन उरांव और किसान पैतृक लोगों द्वारा बोला जाता है। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, ये ईवीएस में आपको औसत चाल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन रहता है। इसमें देखा जाए तो जो औसत चाल होती है, कुल दूरी अपान कुल समय होता है। कुल दूरी अपान कुल समय, तो कितनी दूरी तय की है उसको लिख लें और कितने समय में तय की है उसमें डिवाइड कर लें। तो देखिए, 5 जून 2020 को 4:15 स्टेशन छोड़कर 7 जून 2020 को 3:15 गांधीधाम पहुंचती है। 2640 किलोमीटर की इस दरमियान यात्रा जो है होती है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में आपको कैलकुलेट करना है, इसको ईजिली आप कर सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द बेस्ट पीरियड ऑफ द पीपल ऑफ बिहार टू स्टार्ट बी कीपिंग। तो यहाँ पर दोस्तों मधुमक्खी पालन के लिए उपयुक्त समय पूछा है बिहार वासियों के द्वारा। तो ये मधुमक्खी पालन जो है दोस्तों, इसको लीची नाम कहते हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो बिहार में ये अक्टूबर से दिसंबर सबसे अच्छा समय माना जाता है। बिहार के लोग मधुमक्खी पालन में खासा इंटरेस्ट रखते हैं और इनके द्वारा अक्टूबर से दिसंबर माह के बीच मधुमक्खी पालन किया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। तो किसने जो है प्रकृति से प्रेरणा लेके वेलक्रो को बनाया था? तो जॉर्ज मेस्ट्रल थे। इन्होंने जो है दोस्तों देखा जाए तो वेलक्रो के लिए अवधारणा का आविष्कार किया था, और जब उन्होंने अपने कपड़ों और अपने कुत्ते के फर में फंसे कॉक लेबर्स को देखा तो वे इसको बनाने के लिए प्रकृति से प्रेरित हुए थे। और दोस्तों देखा जाए तो एक माइक्रोस्कोप के तहत डी मेस्ट्रल ने बर की जांच की और उन्होंने देखा कि प्रत्येक को हुक में लेपित किया गया था जो किसी भी चीज़ से चिपक जाता था, जैसे कपड़ों के रेशे, पशुओं का फर या मानव बाल। तो वेलक्रो का उपयोग बहुत सारी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में होता है और प्रकृति से प्रेरणा लेकर जो है इसको जो है जॉर्ज मेस्ट्रल ने बनाया था। दोस्तों देखा जाए तो यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो इसमें केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों पूछा गया है। 4 विकल्प हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और जम्मू कश्मीर। देखा जाए दोस्तों तो जम्मू एंड कश्मीर ये आपका यूनियन टेरिटरी में आता है। तो 7 जनवरी 2021 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अध्यादेश पारित किया गया और इसने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को संशोधित किया। तो अधिनियम जो है जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 भागों में विभाजित कर देता है। केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू और कश्मीर, और केंद्र शासित जो दूसरा प्रदेश है वो लद्दाख है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, कई बार पूछा भी गया है। और टोटली 28 स्टेट हैं आपके और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ आवर कंट्री हैज़ माइंस ऑफ एल्यूमिनियम, यानी कि किसमें एल्यूमिनियम की खान है।
तो दोस्तों ये ओडिशा राज्य है जहां पर आपको एल्युमिनियम की खान देखने के लिए मिलेंगी। तो दोस्तों उड़ीसा भारत का प्राथमिक बॉक्साइट यानी कि एल्युमिनियम अयस्क का उत्पादक है, जो देश के कुल उत्पादन के आधे से अधिक के लिए जिम्मेदार है। देखा जाए तो राज्य का कुल पुनः प्राप्य भंडार 1370.5 मिलियन टन होने का अनुमान है और प्राथमिक बॉक्साइट बेल्ट कालाहांडी और कोरापुट जिलों में है। यह आंध्र प्रदेश में फैला भी है। तो ओडिशा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन ब्रेल स्क्रिप्ट यानी कि ब्रेल लिप में रोज ऑफ रेज्ड डॉट आर मेड ऑफ ऑन अ थिक पेपर, दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन। तो दोस्तों मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि किस पर आधारित होती है? तो 6 डॉट्स पर आधारित होती है ब्रेल लिपि में। तो आसान भाषा में देखा जाए तो ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु होते हैं और यह लिपि स्पेशली 5 नहीं 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। दोस्तों अगर प्याज की फसल उगाने हैं आपको तो कई तरह के कार्य करने होते हैं। इनमें कई चरण दिया था क्वेश्चन पेपर में और इनको सही क्रम में सजाना था। तो दोस्तों सबसे पहला चरण है कि मृदा को खोदकर आप नरम बनाओगे। फिर दूसरा चरण है बीज बोओगे। तीसरा चरण है खरपतवार हटाएंगे और चौथा चरण जो है प्याज को उखाड़ कर आप निकालोगे और फिर लास्ट जो चरण है प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटोगे। तो इसी क्रम में आपको सजा देना था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है देयर इज ए प्लेस इन अवर कंट्री कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट, दिस एरिया इज हाई ड्राई एंड फ्लैट, दिस एरिया इज इन। ये कहाँ पर है? देखिए हमारे देश में एक ऐसा स्थान है जिसे ठंड का रेगिस्तान कहते हैं, कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। और यह क्षेत्र ऊंचा है, हाई है, ड्राई है, सूखा है, फ्लैट है, समतल है। यह क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? देखा जाए तो यह दोस्तों लेह लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लेह लद्दाख में। हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है और यह क्षेत्र दोस्तों लेह लद्दाख में स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनें जिनके भीतर बीज होते हैं। तो किनके अंदर बीज होते हैं दोस्तों? तो करेला में बीज होता है, देखा होगा आपने। खीरा में भी होता है, देखा है आपने। चीकू में भी होता है, देखा है आपने। भिंडी में भी होता है, देखा है आपने। आलू में बीज आपने देखे हैं? नहीं देखे हैं, तो ये गलत हो गया आपका। तो अगला को जो ऑप्शन था दोस्तों वो ये था, करेला, चीकू, खीरा, भिंडी, नाशपाती और टमाटर। ये आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है किंतु भालू नहीं है, लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं में जो मतलब उसकी डालियां हैं उनको पकड़कर उल्टे लटक कर सोता है और उन्हीं वृक्षों की पत्तियों को खा डालता है। और इस जंतु की औसत आयु 40 साल बताई गई थी और पूरे जीवन काल में यह मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही घूमता है, बाकी मर मुरा जाता है। तो 8 वृक्ष में रोटेट करता है। तो दोस्तों और कोई नहीं, ये आपका स्लॉथ है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन बना है। स्लॉथ एक ऐसा जीव है जो उल्टा पेड़ों में लटक कर लगभग 17 घंटे सोता है और यह केवल 9 घंटे पेड़ों के बीच काठ में रहते हैं और अपने शरीर के टेम्परेचर को 86 से 93 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच जो है ये लोग मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। और स्लॉथ उन्हीं पेड़ की पत्तियों को खाते हैं जिन पर ये रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर 2 कॉलम था, उसको आपको एक दूसरे से मिलाना था। ये एक्चुअली घरों का विकल्प है कि कौन सा घर किससे है। तो असम की बात दोस्तों देखा जाए तो असम बांस के खंभों पर बने ऊंचे घर होते हैं असम में, ठीक है। लद्दाख की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर पत्थर के बने घर होते हैं, लकड़ी की फर्श होती है और लकड़ी की चपटी छतें होती हैं। मनाली हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो पत्थर लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर होते हैं। और राजस्थान की अगर हम बात करें डी ऑप्शन में तो मिट्टी के घर होते हैं राजस्थान में और कटीली झाड़ियों से बनी हुई छतें होती हैं। ये दोस्तों इसका सही मिलान हो जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता है।
यह सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं वो कौन सा देश है? तो अवर अर्थ इज राउंड लाइक अ ग्लोब, देयर इज एक्चुअली नो अप एंड डाउन ऑन द अर्थ एंड इट इज, आगे दिया था, जस्ट रिलेटिव। वी द पीपल ऑफ इंडिया एक्चुअली स्टैंड ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ अपसाइड डाउन इन द रिलेशन टू द पीपल ऑफ, कहाँ के लोगों से हम जो है दोस्तों अपसाइड डाउन खड़े हुए हैं? तो ये ऑप्शन इसका सही होगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना अगर देश की बात करें तो इस देश के सापेक्ष दोस्तों देखा जाए तो हम उल्टे खड़े हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरक और कीटनाशियों का आधिक्य में उपयोग करके खेत में बार बार धान की फसल उगा रहा है। यह व्यवहार उसके खेतों की मृदा को क्या करेगा? तो दोस्तों देखा जाए तो अंततः अगर एक ही फसल को बार बार वो उगा रहा है तो फाइनली क्या होगा कि किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त हो जाएगी उसकी ज़मीन, अल्टीमेटली अनफिट फॉर ग्रोइंग एनी क्रॉप, कोई फसल उसमें उत्पादित ही नहीं होगी आगे आने वाले समय में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट करेक्टली रिप्रेजेंट्स 4 ऑफ द 6 थीम्स सजेस्टेड इन द EVS सिलेबस एज प्रेस्क्राइब्ड बाय NCF 2005। तो NCF 2005 में कौन सा समूह EVS पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से रखता है? तो दोस्तों फैमिली एंड फ्रेंड्स हो गए, फूड हो गया, वाटर हो गया, ट्रैवल हो गया, परिवार और दोस्त, मित्र, भोजन, पानी और यात्रा, ये 6 में से 4 थीम सजेस्टेड हैं और ऑप्शन में भी हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शिक्षक के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या हैं? तरीके दिए गए हैं, एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन होना चाहिए, बिल्कुल सही है। एक शिक्षार्थी के काम की सभी वस्तुओं का अगर चयन कर लोगे आप तो ये पोर्टफोलियो नहीं कहलाएगा। और शिक्षार्थी से अपने काम का चयन और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करवाना ये भी सही है। एक समय अवधि में शिक्षार्थियों के कामों के विभिन्न स्तरों को इकट्ठा करना ये भी सही है। तो यहाँ पर दोस्तों A, C और D ये 3 विकल्प सही होंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, NCF 2005 के अनुसार कौन सा EVS के पाठ्यक्रम के बारे में सही है? तो दोस्तों EVS के पाठ्यक्रम के बारे में देखा जाए तो EVS पाठ्यक्रम को पर्यावरण शिक्षा और सामाजिक विज्ञान के एकीकृत रूप में प्रस्तुत किया गया है, गलत है। EVS का पाठ्यक्रम सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एक विषयगत एकीकरण है, ये भी गलत है। EVS का पाठ्यक्रम विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है, ये भी गलत है। इसका सही है, EVS सिलेबस इज इंटीग्रेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, सोशल साइंस एंड साइंस। साइंस भी है, सोशल साइंस भी है और इन्वायरमेंटल एजुकेशन है। इन तीनों का जो इंटीग्रेशन है वो है EVS। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक EVS शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है। तो इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित कर रही है? परिकल्पना बनाना, एजम्पशन, हाइपोथेसिस मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, रिकॉर्डिंग एंड लिसनिंग स्किल, प्रेडिक्टिंग एंड रिपोर्टिंग स्किल। तो दोस्तों यहाँ पर रिकॉर्डिंग एंड लिसनिंग स्किल जो होगी ये ऑप्शन सही होगा। और देखा जाए तो यही प्रक्रिया कौशल विकसित कर रही है, रिकॉर्डिंग एंड लिसनिंग स्किल। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सीखने के लिए निरंतर आकलन के लिए आवश्यक तत्व क्या है? इसका उपयोग बच्चों के बारे में फैसला सुनाने के लिए किया जाता है या इसे सीखने की स्थितियों में निहित किया जाना चाहिए? सही है, सीखने के लिए निरंतर आकलन। आप सीखने के लिए आकलन कर रहे हो। बच्चों के बारे में फैसला सुनाना निगेटिव टैग वर्ड है, इसको हटा दीजिए। और इसके बाद यह शिक्षकों को उनकी शिक्षण विधि को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। सह शिक्षार्थियों को अपने काम की यहाँ पर निगरानी और सुधार के लिए कोई गुंजाइश नहीं प्रदान करता, ये गलत है, ये भी गलत हो गया। तो दूसरा B और C दोनों सही हो गया।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कुणाल ने कपड़ों की बंधेज की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने के उद्देश्य निम्नलिखित में से इसके अतिरिक्त क्या हैं? दोस्तों, कुणाल इनवाइटेड ए लोकल आर्टिशियन टू हिज स्कूल फॉर ए वर्कशॉप ऑन टाई एंड डाइंग ऑफ क्लॉथ्स। द पर्पज ऑफ इनवाइटिंग लोकल आर्टिशियन आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। दोस्तों, लर्नर्स अप्रिसिएट हर स्किल्स एंड नॉलेज। शिक्षार्थी कारीगर के ज्ञान और कौशल की सराहना करेंगे, बिल्कुल गलत है। लर्नर्स अप्रिसिएट द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व इन द टाई एंड डाइंग, ये भी कोई पर्पज़ नहीं था। हेल्पिंग स्टूडेंट्स लर्न लोकल लैंग्वेज, बिल्कुल सही है। शिक्षार्थियों को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करने के लिए उसने ऐसा किया है। और प्रोवाइड हैंड ऑन एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग टाई एंड डाई, ये भी गलत है। हैंड ऑन एक्सपीरियंस के लिए नहीं, सिर्फ यही पर्पज है। ईवीएस का चूंकि फैक्टर है ये, तो स्टूडेंट्स लर्न करें लोकल लैंग्वेज को कारीगर के माध्यम से, इसके लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मेहेर के पास कक्षा में कुछ शिक्षार्थी हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए हैं और उन्हें विद्यालय वातावरण में समायोजित करने में समस्या है। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो धैर्यवान होंगे ताकि वे स्वाभाविक रूप से समय के साथ समायोजित हो सकें। तो किसी दूसरे के भरोसे आप कब तक बैठेंगे? गलत विकल्प है। केवल विस्थापित शिक्षार्थियों, केवल वर्ड नेगेटिव है, केवल वर्ड का इस्तेमाल किसी भी ऑप्शन में हो, बिल्कुल उसको नेगलेक्ट करना है। उन्हें एक तथ्य के रूप में विस्थापित को तुरंत स्वीकार करने और आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ये भी बिल्कुल गलत है। उन्हें दोस्तों अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को साझा भी करेंगे। ये सबसे लार्जर अप्रोच वाला ऑप्शन है, इसी वजह से ये सही होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, समुदाय संसाधन के रूप में उपयोग का औचित्य है। दोस्तों, यह समुदाय में सभी ज्ञान को अनायास स्वीकार करने में मदद करेगा, गलत है। यह बिना प्रश्न करे स्थानीय ज्ञान को लोकप्रिय बनाने और फैलाने में मदद करेगा, ये भी गलत हो गया। दोस्तों देखा जाए तो समुदाय को अपने बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी और उन्हें शामिल करने, जहाँ पे बच्चों को सीखने में हिस्सेदारी दे, उनको शामिल करे, वो लार्जर वेव का क्वेश्चन होता है, ऑप्शन होता है। और जिसमें बृहद चीज़ों को समझिए कि इंटीग्रेट करे कोई विकल्प, वही सही होता है। ये सीटेट का बेसिक फंडा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आरोही आस्क्ड हर लर्नर्स टू ड्रा ए मैप ऑफ देयर क्लासरूम। दिस एक्टिविटी विल हेल्प इन डेवलपिंग। आरोही ने क्या किया? अपने शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा का मानचित्र खींचने के लिए कहा है। यह क्रियाकलाप किसके विकास में सहायता करेगा? स्किल ऑफ प्रेडिक्टिंग एंड कैलकुलेटिंग, इसमें पूर्वानुमान या गणना के कौशल का कोई मतलब नहीं है। रिकॉर्डिंग डेटा, डेटा को रिकॉर्ड करना, ये भी कोई पर्पज नहीं है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन, अभिन्यास और सापेक्ष स्थिति की समझ, बिल्कुल सही विकल्प है। स्किल ऑफ ड्राइंग लैंडस्केप्स, भूदृश्यों को खींचने का कौशल तो कोई है नहीं, तो ये रिलेटिव पोजीशन और ओरिएंटेशन को कुल मिला के बताना चाह रही है टीचर, इस वजह से ये काम किया जा रहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? तो विद्यालयी ज्ञान को बाह्य विश्व से जोड़ना, ये बिल्कुल है, सही है, लेकिन इसमें निगेटिव ऑप्शन ढूंढना है आपको। सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत विधियों से परे है, बिल्कुल सही है। परीक्षा को आसान बनाना, ये एकदम से गलत है, ये मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है, तो यही सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय बचना होगा। जानकारी एकत्र करने के लिए विभिन्न तरीकों के उपयोग करने से सही है, इससे बचने की जरूरत नहीं, लगने की जरूरत है। अधिक सटीक विवरण के लिए घटना की तत्काल रिकॉर्डिंग करने से, इससे भी बचना चाहिए। आकलन के आधार के रूप में समूह का उपयोग करने से, इस किससे बचना चाहिए? तो दोस्तों बचना चाहिए आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग करने से। जो टेक्निकल लैंग्वेज है ड्यूरिंग असेसमेंट, इसको आप प्रयोग में ना लाएं, क्योंकि 1 to 5 के बच्चों के लिए कौन सी आप टेक्निकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करोगे? दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रोनाल्ड रॉस के बारे में कक्षा 5 में कहानी है, जिसको दोस्तों
1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था जब उसने सिकंदराबाद के अस्पताल में काम करते हुए खोजा कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि कैसे उन्होंने मच्छर का पीछा करते हुए समय बिताया, मच्छरों के पेट को खोलने के लिए उसे काटा और सूक्ष्मदर्शी के नीचे अवलोकन किया। रोनाल्ड रॉस की कहानी को ईवीएस में शामिल करने का क्या उद्देश्य है? पहला, शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक प्रक्रिया के बारे में समझाने में मदद करना। बिल्कुल सही है। प्रोसेस क्या है इसको बताना। दूसरा है, शिक्षार्थियों को कहानी लिखने के लिए प्रेरित करना। एकदम फर्जी सा विकल्प है। शिक्षार्थियों को विभिन्न खोजों के बारे में अधिक रोमांचक कहानी को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। विज्ञान के इतिहास की सराहना करना, ये भी सही है। तीनों विकल्प लार्जर अप्रोच वाले हैं, यही थोड़ा सा लिमिटेड कर रहा था, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भूषण वांटेड टू इंटीग्रेट द थीम ट्रैवल इन हिज लैंग्वेज क्लास ऑफ क्लास सेकेंड। भूषण जो है अपनी कक्षा 2 की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा को एकीकृत करना चाहते थे। व्हाट वुड यू सजेस्ट एज द मोस्ट सुटेबल रिसोर्स फॉर हिज क्लासरूम ट्रांजैक्शन। तो दोस्तों आप किस संसाधन का सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ऑडियो विजुअल क्लिप्स ऑन ट्रैवल, यात्रा पर श्रव्य दृश्य क्लिप को दिखाएंगे। पोएम ऑन ट्रैवल, ट्रैवल पर पोएम दिखाएंगे। यातायात के साधनों पर मॉडल प्रतिमान, मॉडल्स ऑन मोड्स ऑफ ट्रैवल। चिल्ड्रंस ओन एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवल, बिल्कुल सही है। बच्चों के खुद के एक्सपीरियंस शेयर करने को कहोगे यातायात पर, ठीक है, ये सही होगा। दोस्तों ईवीएस कक्षा में शिक्षार्थी पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में अपने अवलोकन को साझा करती है और जानना चाहती है कि उसके माता पिता उसके स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को कैसे जवाब दोगे? दोस्तों आप उसे सुनेंगे पर उसे पाठ योजना तक सीमित रखेंगे, गलत है। सुन के अवॉइड करना गलत है। पूरे भारत में भिखारियों की स्थिति की व्याख्या करेंगे, ये कौन सा आपको आंकड़ा देना है। इस विषय को शिक्षार्थियों के साथ अलग से कोई चर्चा करनी ही नहीं है। उसके अवलोकन की आप सबसे पहले सराहना करेंगे, एप्रिसिएट करेंगे और पूरी कक्षा में इस पर चर्चा भी करेंगे। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, गेम्स एंड रिडल्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ईवीएस टीचिंग एंड लर्निंग एज दे प्रोवाइड ब्रेक फ्रॉम क्लासरूम मोनोटोनी, यानी कि वे कक्षा की एक रास्ता से विराम प्रदान करते हैं। खेल और पहेलियों की बात किया है। दे प्रोवाइड फन टाइम फॉर लर्नर्स, वे शिक्षार्थियों को मजे करने का समय प्रदान करते हैं। दे अलाउ लर्नर्स टू डिस्कवर पैटर्न ऑफ देयर ओन, वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं। दे आर ईजी टू ट्रांजैक्ट इन क्लासरूम, इनका कक्षा में संपादन करना आसान है इस वजह से। बिल्कुल गलत है ये तीनों, यही सही है। दे अलाउ लर्नर्स टू डिस्कवर पार्टनर्स ऑफ देयर ओन, वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न्स ऑन देयर ओन, वो पैटर्न खोजने में मदद करते हैं। इस वजह से हम गेम और पहेलियों को ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में मानते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। इसी प्रकार के और वीडियो हम लाएंगे। चूँकि 15 दिन बचे हैं और ईवीएस, पेडागोजी, हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।